सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम विश्व के इतिहास की एक प्रमुख घटना इटली के एकीकरण के बारे में विचार विमर्श करेंगे कि इटली किस प्रकार से एक राष्ट्र के रूप में उसका उत्थान हुआ या उदय हुआ, या इटली किस प्रकार से एक राष्ट्र राज्य बना। फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में नवीन विचारों का प्रसार किया। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप ही नेपोलियन का उदय हुआ और फिर नेपोलियन की विजय के परिणाम स्वरूप यूरोप में नवीन राज्यों का उदय हुआ। जिस प्रकार जर्मनी का नेपोलियन की विजय ने जिस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी, ठीक उसी प्रकार इटली के एकीकरण में भी नेपोलियन की विजयों का एक महत्वपूर्ण या बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए इटली के एकीकरण का भी जन्मदाता सामान्यतः नेपोलियन को ही माना जाता है। उसकी विजय यात्रा जो नेपोलियन ने इटली के विभिन्न क्षेत्रों को विजित किया, उसकी विजय यात्रा का प्रभाव सामान्यतः इटली के विभिन्न राज्यों पर पड़ा और उस विजय यात्राओं से सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि जो पहले से जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी, जैसे कुलीन वर्ग था, पोप था, धर्माधिकारी थे, उनके और सामान्य लोगों के बीच संघर्ष तो चला आ रहा था, लेकिन वह संघर्ष बहुत धीमा था, बहुत शिथिल था। कुलीन वर्ग है, पादरी हैं, ठीक है, तो उन लोगों का शासकों यानी इन लोगों का जो शासन करने वाली शक्ति थी, उनका प्रभाव बहुत अधिक था और सामान्यतः जो समानाधिकार की बात करने वाले लोगों के पास इतनी शक्ति नहीं थी। लेकिन नेपोलियन के विजयों से एक प्रभाव ये पड़ा कि उन लोगों में एक शक्ति का संचार हुआ और नवीन उत्साह और जोश उनमें उदय हुआ। इसीलिए कहा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति ने इटली के लोगों में स्वतंत्रता है, समानता है, मजहबी स्वतंत्रता है, प्रेस है, शिक्षा है, इन क्षेत्रों को लेकर एक नवीन विचार अपने राज्य की परिकल्पना को उनके मनों में, दिलों में और अधिक प्रबल बना दिया। तो इस प्रकार से अगर कहें तो कि इटली के एकीकरण में एक बहुत बड़ा योगदान नेपोलियन का रहा है। फिर अगर हम बात करें तो इटली के एकीकरण की जो बात करें तो इटली में एकीकरण की बहुत बड़ी समस्याएं थी। इतना आसान नहीं था इटली का एकीकरण। फिर भी अगर हम देखें तो इटली का एकीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हो गई विश्व की। तो इटली के एकीकरण की जो सर्व प्रमुख जो बाधाओं की अगर हम बात करें तो इटली भौगोलिक रूप से इटली जैसा देश कोई था ही नहीं पहले। तो अगर हम इटली की बात करें कि एकीकरण किस रूप से इटली एक राष्ट्र बना, राष्ट्र राज्य के रूप में उसका उत्थान हुआ, तो हम देखें तो इटली की भौगोलिक रूप से इटली कभी देश रहा नहीं। वहाँ अलग अलग राज्य और विचारधाराएं, परंपराएं रही है। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उसने इस बात को उस टाइम रखा कि इटली मात्र एक भौगोलिक जो है अभिव्यक्ति है, वास्तव में इटली जैसा कुछ है नहीं। मेटरनिक ने लिखा इटली के बारे में कि इटली का एक राज्य दूसरे राज्य के बिल्कुल विपरीत है, एक शहर दूसरे शहर के विपरीत है, एक परिवार दूसरे परिवार के विपरीत है। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का
विरोधी है, तो इटली में एकता जैसी कोई तत्व है ही नहीं। इसलिए इटली की एक कल्पना करना भी कि इटली एक राष्ट्र राज्य बनेगा असंभव। लेकिन इटली एक राष्ट्र बना, एक राष्ट्र राज्य के रूप में उदय हुआ। इतनी विविधताएं होते हुए भी उनकी अपनी अपनी अलग जो रूढ़िवादी मान्यताएं थी, परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, रहन सहन था, खान पान, सब कुछ अलग होते हुए इटली एक राष्ट्र बना। उसके लिए सबसे बड़ा योगदान जो है वो सामान्यतः अगर हम सबसे पहले अगर देखेंगे इटली के राष्ट्र राज्यों में एकीकरण की अगर कहीं से एक प्रबल भावना उठी तो उसका एक बड़ा कारण तो नेपोलियन की विजय यात्रा थी। उससे लोगों में एकता की, क्योंकि नेपोलियन ने विभिन्न राज्यों को जीतकर वहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित करके आर्थिक जो सीमा शुल्क थे या प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंधों को हटाकर एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य जो आर्थिक एकीकरण का जो मार्ग प्रशस्त किया, उस मार्ग के परिणाम स्वरूप इटली के विभिन्न राज्य आर्थिक रूप से एकीकृत हुए। नेपोलियन किसी भी प्रकार से इटली के राज्यों को राजनीतिक एकीकृत करना नहीं चाहता था, लेकिन उस आर्थिक एकीकरण के पीछे बाद के समय में जाकर इटली का राष्ट्रीयकरण हुआ और एकीकृत इटली का उदय हुआ। इटली के एकीकरण का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ जिसका नाम था मेज़िनी। मेज़िनी ने लिखा स्वयं कि इटली छोटे छोटे जो 8 राज्यों में विभाजित है, ठीक है, वो एक दूसरे को अलग करती है, वह परस्पर उसमें उसको अजनबी बना देती है। तो इटली की सबसे बड़ी बाधा थी कि उनमें एकता का अभाव है, सब अलग अलग रूप में विभाजित होना। ठीक दूसरी बड़ी जो समस्या थी इटली की, वह थी विदेशी प्रभुत्व। उनमें सबसे बड़ा जो रोड़ा था या समस्या थी इटली के एकीकरण में, ठीक वैसे ही जर्मनी के एकीकरण में जो एक सर्वप्रमुख बाधा थी ऑस्ट्रिया, तो यहाँ पर इटली के एकीकरण में भी ऑस्ट्रिया एक प्रतिक्रियावादी शक्ति था जो इटली के एकीकरण को रोकता था, एकीकृत राष्ट्र बनने में रोकता था। और इसके अतिरिक्त अगर भौगोलिक रूप से तत्कालीन जो नेपोलियन के बाद की बात करें या नेपोलियन विजय के बाद इटली को मोटे तौर पर 3 राज्यों में विभाजित कर दिया। और इटली की भौगोलिक स्थिति को अगर हम देखें तो उस समय तत्कालीन समय में इटली 3 भागों में विभाजित था, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी राज्यों में विभक्त था। उत्तरी राज्यों की अगर बात करें तो उसमें सीधा सीधा इसका ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। दूसरा, मध्य की अगर बात करें तो मध्य में सीधा पोप का नियंत्रण था। रोम वाला क्षेत्र पोप धार्मिक रूप से मध्य राज्य पोप के अधीन था। और दक्षिणी इटली की अगर बात करें तो वहाँ पर बूर्बो वंश के राजा का शासन था। तो इस प्रकार बड़े रूप में देखें तो इटली 3 भागों में विभाजित था, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी इटली के रूप में। उत्तरी जर्मनी में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, मध्य में पोप का शासन था, धार्मिक शासन चल रहा था, कैथोलिक धर्म का प्रभाव था, और दक्षिणी जर्मनी में बूर्बो राजवंश का शासन संचालित हो रहा था। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो दक्षिणी जर्मनी के लोग राजतंत्रात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। मध्य जर्मनी इटली हो, दक्षिणी इटली में राजवंश तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। मध्य इटली में अगर हम बात करें तो वहाँ पर पोप का शासन था, तो धार्मिक रूप से वहाँ शासन संचालित हो रहा था।
और उत्तरी इटली की अगर बात करें तो उत्तरी इटली में सामान्यतः ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, विदेशी सत्ता का प्रभाव होना। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहेगा कि इटली का एकीकरण हो, और इटली अगर एकीकरण होगा तो ऑस्ट्रिया को वहाँ से उन क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ेगा। दक्षिणी इटली की अगर बात करें तो दक्षिणी इटली की भी यही स्थिति थी, राजतंत्रात्मक, क्योंकि नेपोलियन ने गणतंत्रात्मक राज्यों की स्थापना की। अगर वहाँ पर गणतंत्रात्मक जैसी व्यवस्था और लोगों के अधिकारों की अगर बातें हों तो और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नेपोलियन के पतन के बाद अगर हम बात करें तो पुनः जो रूढ़िवादी परंपराएं स्थापित हुई यूरोप में, उस प्रकार से बहुत सारे लोग गणतंत्रात्मक व्यवस्था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था गणतंत्र से अच्छी मानने लगे, वापस वैसी स्थिति लागू करना चाहते थे। और मध्य में जो पोप का शासन था, पोप अपने धार्मिक अधिकारों को अपनी सर्वोच्चता के लिए प्रसिद्ध रहा, तो वह कभी भी किसी राज्य के अधीन आना नहीं चाहेगा। तो इस प्रकार से ये 3 राज्यों में विभाजित भी होना एक बड़ी बाधा थी। साथ ही अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में लोगों में राजनीतिक एकीकृत की भावना जागृत हो गई थी, राष्ट्रवाद का उदय हो गया था। वहाँ बड़े विश्वविद्यालय, बड़े दार्शनिक लोग हुए, जिन लोगों के कारण इटली के अपेक्षा तुलना जर्मनी में लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति भाव या जर्मन लोगों की भावना, राष्ट्रवाद की भावना उन्होंने भर दी। इटली के अंदर ऐसी राजनीतिक जागृति भी पैदा नहीं हुई थी, या उस राजनीतिक जागृति का अभाव भी एक इटली के एकीकरण की समस्या थी। इटली के एकीकरण की एक बड़ी बाधा ये थी कि इटली के एकीकरण के जो विद्वान इटली का एकीकरण करना चाहते थे वो भी अपने विचारों में अलग अलग मतों में विभाजित थे। कुछ लोग इटली का एकीकरण गणतंत्रात्मक रूप से, गणराज्य के रूप में, लोकतंत्र के रूप में करना चाहते थे, तो कुछ राजतंत्रात्मक रूप में करना चाहते थे, तो कुछ पोप के अधीन इटली की स्थापना करना चाहते थे। तो इस प्रकार से अगर देखें तो इटली के जो लोग थे राजनीतिक एकीकरण करने वाले, चाहे वो मैजिनी हो, गैरिबाल्डी हो, काबूर हो, ठीक है ना, ये लोग अपने सैद्धांतिक मतों में विभाजित थे। कोई एक पहलू नहीं था कि हम राजतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक के रूप में इसकी स्थापना करना चाहते हैं। फिर अगर हम देखें तो एक बड़ी बात ये भी था कि जर्मनी की मुकाबले या अपेक्षा अगर हम देखें तो जर्मनी के अंदर क्या था, जर्मनी एक औद्योगिक देश था। वहाँ पर संसाधनों की परिपूर्ण, वहाँ औद्योगिक क्रांति हो गई, व्यापार और मध्यम वर्ग का बड़ा उदय, तेज गति से उदय हुआ। तो वो लोग भी आर्थिक रूप से भी व्यापारिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वो चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो। तो ठीक वैसे ही इटली की अगर हम बात करें तो इटली में ऐसा कोई आर्थिक वर्ग, व्यापारिक वर्ग या मध्यम वर्ग खड़ा नहीं हुआ था जो अपने लाभ के लिए इटली का एकीकरण देखता हो। तो ये बड़ी बाधाएं थी इटली के एकीकरण में। फिर भी अगर हम देखें तो इटली एक एकीकृत राष्ट्र बना। इसका बड़ा कारण यह रहा कि उनके अंदर इतनी समस्याएं थी, बाधाएं थी, फिर भी उनमें सहायक तत्व भी रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा सहायक तत्व तो नेपोलियन की विजय रहा और उसने आर्थिक जो एकीकरण किया वो रहा है। दूसरा एक बड़ा कारण उसकी जो सहायक तत्व रहा वह रहा इटली के अंदर एक गुप्त संस्था बनी थी, कार्बोनरी गुप्त संस्था बनी थी, और उसकी स्थापना नेपल्स में 1810 में हुई। और इस संस्था का उद्देश्य था वैधानिक तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त कर इटली का एकीकरण करना। लेकिन इसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था, इसका संचालन करने वाला भी कोई एक मुख्य व्यक्ति नहीं था। तो ये गुप्त संस्थाएं थी और समय के साथ इनका अंत हो गया। तो कार्बोनरी संस्थाओं ने एक आग लगा जरूर दी, लेकिन वो किस दिशा में जाएगी आगे उसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था।
दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो इटली का सहायक तत्व था वो था मैजीनी। मैजीनी ने एक संगठन खड़ा किया, युवा इटली। युवा इटली जिसकी स्थापना 1831 में मैजीनी ने इटली में की, यंग इटली। फिर जब उसे इटली से बाहर निकाल दिया गया या उसे भागना पड़ा तो उसने यंग यूरोप भी एक संगठन खड़ा किया। तो इटली, यंग इटली संगठन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इसने एक बहुत बड़ा काम इटली के एकीकरण की योजना को तैयार किया। लोगों के दिलों में, मस्तिष्क में मैजीनी ने इटली के एकीकरण की रूपरेखा लोगों के मस्तिष्क में रख दी। मैजीनी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा इटली के एकीकरण में कि उसने लोगों के दिलों में इटली को जन्म दे दिया और वही इटली आगे जाकर इटली के रूप में अस्तित्व में आया। क्योंकि मैजीनी ने कहा यंग इटली, यंग का मतलब यह युवा। उसने कहा कि सारी शक्ति है, संसाधन है, वो युवाओं को सौंप दो, क्योंकि युवाओं के हृदय में असीम शक्ति है और वो इटली का एकीकरण करने में समर्थ हैं। इसलिए युवाओं को आगे आने दो, सारे कार्यकलाप हैं इनको सौंप दो और उनके अंदर जो शक्ति है वो इटली का एकीकरण कर देगी। यंग इटली के 3 नारे थे, ठीक है। सबसे पहली बात है परमात्मा में, ईश्वर में विश्वास करो कि ईश्वर जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। दूसरा नारा था उनमें, इटली के सभी भाइयों एक हो जाओ। और तीसरा महत्वपूर्ण नारा था कि इटली को स्वतंत्र कराओ और उसे राष्ट्र राज्य में स्थापित करो। तो ये 3 नारे इटली के एकीकरण की एक महत्वपूर्ण आधार तैयार कर गया मैजीनी। लोगों के दिलों में, निवासियों में, वहाँ के रहने वाले युवाओं में इटली की एक भावना मन मस्तिष्क में उन्होंने भर दी। मैजीनी ने कहा इटली पैबंदों की तरह अलग अलग टुकड़ों में विभाजित नहीं रह सकता। इटली एक राष्ट्र के है और वह एक राष्ट्र बनकर रहेगा। तो इस प्रकार मैजीनी इटली के लोगों में इस प्रकार का आह्वान किया कि एक आदर्श उसने प्रस्तुत किया लोगों के मनों में, दिलों में, कि एक इटली जैसा राष्ट्र हो और वैसा राष्ट्र आदर्शवाद, जो आदर्श भाव है उसको उसने दिलों में जगा दिया। और अब वह लोगों के मन के अंदर एक टीस थी कि इटली बनना चाहिए और फिर बाकी काम आगे के समय में होता गया। तो एक आधार लोगों के दिलों में आदर्शवादी राष्ट्रवाद की भावना लोगों के दिलों में भर दी, वो था मैजीनी। और उसी के कारण लोग इटली को कभी भूल नहीं पाए और आगे चलकर इटली का एकीकरण हुआ। काबूर और गैरिबाल्डी ने उसमें बड़ा योगदान रहा। तो वो एक प्रकार से अगर बात करें मैजीनी की, तो वो इटली के लोगों के लिए एक देवदूत बनकर आया था और उसने बताया कि इटली एक राष्ट्र है और राष्ट्र बनकर रहेगा। और इसलिए उसने नवयुवकों में इस प्रकार की राष्ट्रभक्ति का अपने देश के प्रति, इटली के प्रति भाव भर दिए, जिस कारण इटली आगे चलकर एक राष्ट्र बना। आदर्शवादी भाव उसके विचार हैं, वो मैजीनी ने लोगों के, युवाओं के मनों में भर दिए और उसी कारण आगे चलकर इटली का एकीकरण हुआ। और अगला जो सहायक तत्व रहा वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ रही। उधर जर्मनी का एकीकरण रहा, इधर इटली के अंदर काबूर जैसा व्यक्ति रहा और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ गैरिबाल्डी, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इन सहायक तत्वों के कारण इटली का एकीकरण संभव हुआ। अगले वीडियो में हम इटली के एकीकरण के विभिन्न चरण का अध्ययन करेंगे।